हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले हैं आप लोग क्लास 10th का मॉडल पेपर सोशल साइंस का। जी हाँ दोस्तों, सेट 1 का डिटेल सभी का आंसर देखेंगे जो आप लोग का झारखंड बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें सोशल साइंस का सेट 1 का सारा आंसर देखेंगे। और जो आप लोग जनवरी एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आप लोग एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे सवाल एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछ जाएंगे। अगर मान लीजिए एक भी सवाल आप स्किप कर देते हैं, उसका आंसर नहीं जान पाते हैं, तो वही सवाल एग्जाम में आता है तो फिर आपसे छूट जाएगा। और सभी को पता है दोस्तों कि आप लोग का मॉडल पेपर से एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आता है, इसलिए हर एक क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए। सेट 1 है, सारा सेट आप लोग का धीरे धीरे अपलोड कर देंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग का सोशल साइंस का सेट 1 अपलोड कर चुके हैं, जाकर देख सकते हैं। अलग से 9th क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है 2022 मॉडल पेपर का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या किसका आंसर होगा। और दोस्तों यहाँ बता दें, आप लोग का जो एग्जाम होगा जनवरी में वो आप लोग का 1.5 घंटे का होगा। 40 नंबर मिलेगा, उस मतलब 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, मतलब गलत करने पर आपका नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल है, 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? दोस्तों 1815 ईस्वी में जो कौन सा युद्ध था जिसमें फ्रांस की हार हो गई थी? तो ये था दोस्तों वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का जो युद्ध था दोस्तों, उसमें फ्रांस की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था, यानी विभक्त था? कितने वर्गों में बांटा हुआ था क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज? तो दोस्तों ये था आप लोग का 3 वर्गों में विभाजित था। क्या क्या वर्ग था दोस्तों? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और वकील वर्ग जो था, और उसमें और कुछ था। ये सर मतलब 3 वर्गों में ये लोग विभाजित था फ्रांसीसी समाज। नेक्स्ट देखिए, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो जो चर्च के जो विशेष कार्यों को करते थे उन व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? दोस्तों उसको पादरी वर्ग कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन ग 3 नंबर का बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। फ्रांस का संविधान जो बना था वो बना था आप लोग का 1791 में, यानी कि 4 का ग बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लिया। और बहुत ही दोस्तों जितने सारे क्वेश्चन आप लोग मॉडल पर, बहुत बहुत अच्छे सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस में दोस्तों 1793 से 1794 के बीच जो काल था उसके बीच में उसको क्या कहा जाता था? तो उसको दोस्तों आतंक का राज कहा जाता था। ठीक है, आतंक का राज मतलब काफी आतंक का राज वहां था। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? मतलब 1917 से पहले रूस पर किसका शासन था? तो ये दोस्तों था जार निकोलस का। ठीक है, 1917 से पहले रूस पर जार निकोलस का शासन था। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूस और जार थोड़ा सा मिल रहा है, तो याद रखिएगा रूस से जार। ठीक है, रूस पर जार निकोलस का शासन था 1917 से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी सांसद का नाम क्या था? तो दोस्तों रूसी सांसद का नाम यहाँ पर ड्यूमा था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको याद कर लीजिए। रूसी सांसद का नाम ड्यूमा था। वोलेस्विक पार्टी का नेता कौन था? ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। वोलेस्विक पार्टी का नेता यहाँ पर लेनिन था। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप टिक कर लीजिए, क्वेश्चन में एग्जाम में जरूर आ सकता है। वोलेस्विक पार्टी का नेता यहाँ पर लेनिन था। रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? दोस्तों रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या क्या था? देखिए 4 ऑप्शन है। प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। ठीक है, देखिए रूसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना। ठीक है, मतलब प्रथम जो विश्व युद्ध था उसमें रूस को हटाना था। जमीन किसानों को देना, जो कोई और कब्जा कर ले तो उसमें जमीन को किसानों को देना था। मतलब ये सारा जो ऑप्शन है दोस्तों ये रूसी क्रांतिकारियों का उद्देश्य था, यानी कि 9 का ऑप्शन घ उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 का घ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खूनी रविवार के नाम से किसे जाना, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? देखिए कैसा नाम है, खूनी रविवार। तो चलिए देखते हैं, खूनी रविवार के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को दोस्तों खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, यानी कि 10 का ख बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको देख लीजिए। 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 2.4%। भारत का दोस्तों क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। आगे देखिए, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी? दोस्तों हम लोग भूगोल में इंटर कर चुके हैं 11 से। ठीक है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 82.30 अंश पूर्वी देशांतर है। ठीक है, मतलब 12 का ग सही हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा।
कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा दोस्तों एक याद करने एक ट्रिक भी है, आप लोग को पता होगा, शायद नहीं पता कमेंट में बोलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो जब बताऊंगा सोशल साइंस का उसमें बता दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको सारा कर्क राज्य किन किन राज्यों से होकर गुजरता है आप लोग याद हो जाएगा। तो 13 का दोस्तों कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों उड़ीसा ही इसमें से एक राज्य है जिसमें होकर नहीं गुजरती, गुजरात से होकर भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर भी गुजरती है, झारखंड से होकर भी। इसके अलावा भी कुछ राज्य है जिसमें से गुजरती है, जैसे त्रिपुरा हो गया, ठीक है, और भी कुछ राज्य है, लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 का घ सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व का दोस्तों सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट, वो कौन सा देश में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वो दोस्तों आप लोग का नेपाल में स्थित है। 14 का ग सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा एवरेस्ट कौन है? माउंट एवरेस्ट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। और कौन सा देश में है? तो वो नेपाल में है। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। इसका तीनों भाग समुद्र से घिरा होता है उसे हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। नेक्स्ट, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको दोस्तों खादर के नाम। देखिए, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों मतलब जो बाढ़ द्वारा जो आप लोग का मिट्टी बहा कर ले जाती है, जो जलोढ़ मृदा होती है, उसमें बांगर और खादर होता है ना, तो जो नई मृदा होती है उसको खादर बोलते हैं। तो 16 का गौ सही हो जाएगा। और पुरानी यहाँ पर बात करता तो तब बांगर हो जाता, यहाँ पर भांगर नहीं, भांगर लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं, मिसप्रिंट है। आगे देखिए, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? 17 नंबर सवाल। इसका दोस्तों सही उत्तर कोंकण, ठीक है, कोंकण तट बोला जाता है, कोंकण तट। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? कौन सा द्वीप का निर्माण दोस्तों प्रवाल भित्ति से हुआ है? तो दोस्तों लक्षद्वीप का निर्माण यहाँ पर प्रवाल भित्ति से हुआ है, यानी 18 का क बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है, क। आगे देखिए क्या है, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद कर लीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी जो है दोस्तों वो आप लोग का अमेजन नदी का है, ठीक है, अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यहाँ पर कौन सा नदी दोस्तों अरब सागर में गिरता है? तो याद कर लीजिए नर्मदा नदी यहाँ पर अरब सागर में गिरती है, यानी 20 का गौ बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। और 21 नंबर देखिए, लमपुर, ये लमपुर नहीं दोस्तों पालमपुर होगा, ठीक है। पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? तो कितनी प्रतिशत जनता, आप लोग पालमपुर गांव की कहानी पढ़ेंगे, बहुत मजेदार है। उसका सही उत्तर आप लोग को मिल जाएगा 75%, ठीक है। पालमपुर गांव की लगभग 75% जनता दोस्तों कृषि पर निर्भर है। खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो याद रखिएगा खरीफ फसल दोस्तों जून से अक्टूबर के बीच में बोई जाती है, ठीक है, जून से अक्टूबर के बीच में बोई जाती है, यानी कि जो जून से और अक्टूबर के बीच में बोई जाती है उसे हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं। नेक्स्ट, हरित क्रांति का संबंध, नाम से मतलब हरा भरा पेड़ पौधा, तो क्या खाद्यान्न के उत्पादन से, ठीक है। खाद्यान्न मतलब क्या? अनाज, फसल, ये सारा चीज यहाँ पर उत्पादन से हरित क्रांति लाया गया था। निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? कार्यशील पूंजी मतलब जो पूंजी आप लोग का कार्य में आता है, तो नगद पैसा हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कच्चा माल हो जाएगा। 24 का गौ सही हो जाएगा। 25 नंबर देखिए क्या बोला है, 25 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? गैर कृषि मतलब क्या? वो कृषि वाला नहीं है। तो खेती की जुताई करना भी भैया कृषि है, सिंचाई करना भी तो कृषि है, और फसल की देखभाल करना भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। लेकिन खाद एवं बीज की बिक्री ये भैया व्यवसाय के अंतर्गत यानी बिजनेस के अंतर्गत आता है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन गो, ये कृषि गैर कृषि यानी कि कृषि क्रिया नहीं है। 26 नंबर देखिए, नीचे दिए गए कथन को ध्यान पर पढ़े। दो कथन दिया गया है। क्या पहला कथन बोल रहा है जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, ठीक है। जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे दोस्तों मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। और नेक्स्ट बोल रहा है मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। बिल्कुल दोस्तों सही है, दोनों ही देखिए यहाँ पर बोला जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी का निर्माण करते हैं। जब मानव संसाधन का विकास होता है शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा, तो मानव पूंजी है। मानव क्या एक पूंजी ही है ना, जब वो शिक्षित है, स्वास्थ्य उसका अच्छा है, तो मानव पूंजी है वो। और मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल। मानव पूंजी में निवेश हम लोग कुछ अपने निवेश करेंगे, कुछ सीखेंगे नया चीज, ठीक है, तो क्या होगा वो एक तरह से भौतिक प्रतिफल भी उसका मिलेगा हम लोग को। तो 26 का दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 का गौ सही हो जाएगा, ठीक।
चलिए 27 देखते हैं। 27 का दोस्तों यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो दोस्तों शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ये अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, ये अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। लेकिन शिक्षित अस्वस्थ नहीं होगा, अशिक्षित होगा तो नहीं होगा, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। कौन नंबर बिल्कुल सही है 27 नंबर का। आगे देखिए 28 नंबर, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित नहीं करता। चार ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप लोग बेरोजगारी का सही मतलब हम इससे पहले भी बताए थे कि जब किसी व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी दर पर, मतलब जितना मजदूरी दर है उतना पर काम नहीं मिलता है, मतलब उसको काम करने इच्छुक है पर उसको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जब प्रचलित मजदूरी दर से कम पर मजदूरी करते हैं तो ये नहीं होगा। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, यानी कि ख नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। जब काम करने के लिए भैया आप इच्छुक हैं और आपको रोजगार नहीं मिलता उचित दाम पर, तो आप बेरोजगार हैं, ठीक। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए यहाँ पर आप लोगों का सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लॉटो शिविर दोनों चलाया जाता है, यानी कि गौ नंबर सही हो जाएगा। 30 देखिए, मौसमी बेरोजगारी से क्या था। मौसमी बेरोजगारी मतलब क्या, कुछ महीने रोजगार मिलता है फिर नहीं मिलता है। तो क्या होता है, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, यानी कि ख नंबर बिल्कुल आप लोग का यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है 31 नंबर, लोकतांत्रिक। अब हम लोग नागरिक में आ चुके हैं। लोकतांत्रिक का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो लोकतंत्र मतलब क्या, राजा का शासन नहीं भैया, लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, ठीक है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसमें योग्यता होगा, ठीक है। तो लोकतंत्र मतलब क्या, लोगों का शासन। नेक्स्ट देखिए आगे क्या, 31 तो हो गया। 32 नंबर क्या बोल रहा है, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। लोकतंत्र की विशेषता कौन वाला नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, ये भी लोकतंत्र की विशेषता है। एक ही राजनीतिक दल का शासन, ये दोस्तों नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 32 का ये वाला नहीं है। क्या देखिए, एक ही राजनीतिक दल का शासन, भैया एक ही राजनीतिक दल का शासन थोड़ी होता है, ठीक है। अभी कोई और राजनीतिक दल है, फिर दूसरा चुनाव में कोई और हो जाएगा, मतलब यहाँ पर शासन बदलता रहता है। एक व्यक्ति एक वोट बिल्कुल सही है। कानून का राज और अधिकारों का आदर बिल्कुल सही है, मतलब 38 का ख दोस्तों ये विशेषता नहीं है। 33 इनमें से कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन है आपके सामने, 33 का देख लीजिए कौन सा कथन गलत बोला है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए क्या है, लोकतंत्र शासन का एक ग्रुप है जिसमें वंशानुगत शासन द्वारा शासन चलाया। तो ऑप्शन गो आपको दिख रहा होगा, ये दोस्तों आप लोग का बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र शासन का रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन जो है नहीं, वंश को यहाँ पर नहीं मिलता है। मतलब पहले अभी आप लोग को बोले कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, ठीक है। मतलब आपका प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही बनेगा। तो 33 का गौ बिल्कुल सही है, ये कथन गलत दिया हुआ है, ठीक है। वंशानुगत को यहाँ पर शासन नहीं मिलता है। 34 नंबर, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। कौन सा तर्क दोस्तों लोकतंत्र के पक्ष में यहाँ पर अच्छा नहीं कहा गया है। तो क में देखिए क्या बोला है, लोकतंत्र मतभेदों को और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध करवाता है, बिल्कुल सही बात है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरे से बेहतर है, ये तो है ही दोस्तों। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है और लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ता है। दोस्तों लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लोग उसको वोट देने का अधिकार है, उसका एक वोट बहुत बड़ा उसका हथियार है। तो इसमें नागरिकों का सम्मान भी देता है, हर एक वर्ग को अधिकार देता है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझाता लोकतंत्र, ठीक है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। तो ये दोस्तों हो जाएगा 1999 में, ठीक है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। तो ये हो जाएगा घ नंबर बिल्कुल सही, 1999 में। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 36 नंबर याद कर लीजिए। तो दक्षिण अफ्रीका जो स्वतंत्र हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आप लोग का 1994 ईस्वी में, ठीक। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी। रंगभेद की नीति इनमें से दोस्तों आप लोग का दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है, पता है, नेल्सन मंडेला का कहानी आप लोग को, ठीक है। ख नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और 38 नंबर, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, याद कर लीजिए, भारत से संबंधित है। 299 यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर, गौ नंबर। और 39 नंबर, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। तो दोस्तों लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। तो शासन प्रमुख का नाम, ये प्रावधान नहीं रहता है, बाकी सबका प्रावधान है। प्रमुख का अधिकार भी प्रावधान है, विधायिका का अधिकार भी है, देश का नाम भी इसमें उच्च सर्वोच्च है। शासन प्रमुख का नाम यहाँ पर प्रावधान नहीं रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? दोस्तों भारतीय संविधान सभा ने यहाँ पर किस दिन काम पूरा कर लिया? तो ये दोस्तों आप लोग हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर काम पूरा कर लिया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान से संबंधित दोस्तों जितने सारे सवाल है आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से याद कर लीजिए। 40 का यहाँ पर गो नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 40 सवाल आप लोग का समाप्त होता है। सभी को शेयर कर दीजिए दोस्तों। 9 क्लास का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं आपका मॉडल पर। चाहे जितने क्लास है और जितने सारे यहाँ पर क्लास है, सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं आराम से। हर एक जो मॉडल पर है उसको जरूर सॉल्व कर लीजिए एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम में आपका काफी हेल्प करेगा ये मॉडल पेपर। ठीक है, और इससे संबंधित और भी सवाल आप लोगों को हम करवाएंगे एग्जाम से पहले, तो चिंता मत कर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप देख पाएं, अपने पढ़ाई की तैयारी अच्छे से कर पाएं। चलिए दोस्तों, अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।